अंदर काम करते हैं, संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की बात को फॉलो करते हैं। अभी 3-4-5 दिन पहले की बात है, एक शर्मनाक घटना इस प्रदेश के अंदर की गई। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी जब मंदिर में गए तो उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गंगा जल से धोने का कोशिश की। मैं समझती हूँ इससे बड़ा शर्मनाक घटना इस प्रदेश के अंदर कभी नहीं होगी। और हम सब कहते हैं कि गंगा जल से किसको धो रहे हो? भगवान तो अपने आप के अंदर स्नान किए हुए हैं। आप अपनी, अगर आपको शुद्ध करना है तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, आप अपनी विचारधारा को शुद्ध करिए। जो विचारधारा आप जबरदस्ती देश के ऊपर थोपना चाहते हैं, उस विचारधारा को आपको साफ करके देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हम आज के इस मौके पे निंदा करना चाहेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने इस तरह की सोच इस प्रदेश के अंदर डेवलप करने की कोशिश की। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे नेता राहुल गांधी जी का कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, जो गुजरात के अंदर अभी न्याय अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में राहुल गांधी जी ने इस बात को इंगित करते हुए पूरे प्रदेश की, देश की चिंता बताया। और राहुल गांधी जी ने संज्ञान लिया इस बात का कि ये बात कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसलिए मैं भी आप राहुल गांधी जी के विचारों के साथ में जुड़ते हुए ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना मन, आत्मा शुद्ध करनी चाहिए, अपने खुद के घर गंगा जल से धोने चाहिए, जिसमें आप लोगों के सांप्रदायिक विचारधारा आप लोग थोपना चाहते हो इस देश के ऊपर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज अध्यक्ष जी ने विचार गोष्ठी की, आपका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रभारी सम्मानीय रंधावा जी का कि आपने आके बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करने का संकल्प लिया। हम सबको राहुल गांधी जी के साथ में संविधान रक्षक बनना है। मैं आपसे हाथ ऊंचे करके एक बार कहूंगी, आप सब लोग, हम संविधान रक्षक हैं, हम संविधान रक्षक हैं। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत आभार ममता जी। बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब के इस संदेश को अगर सार्थक करने का कोई काम किया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गौतम डोटासरा जी ने, जब राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री आप बने, तब अपनी कलम से पहला फैसला ये किया जो भाजपा की सरकार ने राइट टू एजुकेशन के अंदर 2.5 लाख की कैब को घटा के 1 लाख कर दिया था, उसे पूरे 2.5 लाख करके गरीब और वंचित के बच्चों को शिक्षित देने का काम किया। इनकी कलम से महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल इस प्रदेश के ब्लॉक तक खोले गए। अगर ये बाबा साहब के संदेश को देने के लिए कोई काम किया तो हमें फख्र है इस बात का कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गौतम सिंह डोटासरा जी की कलम से उस शिक्षा को लेने काम हुआ। और बाबा साहब के सपनों को सार्थक सिर्फ संगोष्ठी के माध्यम से विचार रख देने से नहीं, जब आपको अवसर मिलता है तो उसे मूर्त रूप में। इसलिए हम पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ में आज गौतम डोटासरा जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रफीक खान जी को कि वो आए और इस विचार संगोष्ठी में अपने विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। रफीक खान जी। हम सब के मार्गदर्शक और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी ने संगोष्ठी रख करके पूरे प्रदेश को एक मैसेज दिया है आज 14 अप्रैल के दिन कि हम संविधान के प्रति कितने चिंतित हैं और जो हालात देश में उत्पन्न हो रहे हैं उस सब से निपटने की आज जरूरत है। तो हम सब मिलकर के डोटासरा जी के हाथ मजबूत करें और हर जगह जो बाबा साहब के विचार है उनको लेकर के जाए। आदरणीय सुरजीता रंधावा जी हमारे इंचार्ज राजस्थान के प्रभारी और हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और तमाम विधायकगण, तमाम पूर्व मंत्रीगण, तमाम पीसीसी के पदाधिकारीगण, मुझे आज बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि बाबा साहब जयंती पर मुझे बोलने का मौका मिला। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए रास्ता कहते कहते।
और एक शेर और बोलूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। तो एक अभी जैसा अभी ममता जी ने बताया कि टीकाराम जूली जी अलवर में मंदिर में गए और बीजेपी के नेता के बयान के बाद उसको धोने का नाटक और फिर उसकी हर धर्मिता के माफी फिर भी नहीं मांगूंगा, तो माफी तो प्रदेश की जनता मंगा लेगी, जनता कसर नहीं छोड़ेगी इस मामले के अंदर। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ और बाबा साहब जब डिवीजन के समय बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जब बांग्लादेश में चली गई तो कांग्रेस ने सहयोग देकर के उनको सांसद बनाया प्रदेश में। और जब उनको समीक्षा बैठक की गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी के अंदर जब उनको सदस्य बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे नॉमिनेट किया जाएगा। और जब उसकी बैठक का उनको अध्यक्ष बनाया गया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया गया। और उन्होंने देश को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें तमाम जाति धर्म के लोगों को बराबरी की जगह मिली और एक ऐसे समाज को जिसको जनता जिनको उस वक्त के दौर में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, उन सबको बराबरी का दर्जा दिया। अनुसूचित जाति जनजाति को मान सम्मान मिला, एक रिजर्वेशन मिला और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर विधानसभा में और हर लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ने हमको ये मॉडल का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज पूरे देश के अंदर राहुल गांधी एकमात्र लीडर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलते हैं और जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करने का मतलब यही है कि पूरे देश में जाति के आधार पे उनको फैसिलिटी मिले, उनको रिजर्वेशन मिले और जो खास तौर से SC ST के लोगों का हक है वो हक उनको मिले। तो आज हम सबको आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसे टॉपिक पे गोष्ठी करने के लिए चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि इस पूरे देश में आज चर्चा होगी और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि पूरी PCC इस बात के लिए लाभप्रद है कि कैसे बाबा साहब के विचारों को लेकर के हम जाएं और गांव तक कराएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबा साहब ने समतामूलक जिस समाज की बात की, ये जो समाज समतामूलक है उसमें सिर्फ समान अधिकार आवश्यक इन्हीं की नहीं, इसके अलावा तमाम जाति धर्म मजहब लिंग ऊंच नीच इन सब को मिला के समान अवसर की जो बात की, उसी बात को लेके प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावनाओं को अनिवार्य रूप से जुड़ा के हम सभी को ये संदेश दिया कि आप सबको ये जो ताकत दी है वह हमारे देश के संविधान ने दी है। उस संविधान के रचयिता महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्मृति संगोष्ठी में अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी साहब, वो पधारे और अपने विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। आर तिवारी साहब। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के और राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गोविंद डोटासरा जी, रफीक भाई, अमीन भाई, ममता जी, गलती से मैं, और हमारे राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जिनकी आवाज पूरा राजस्थान सुनता, राजस्थान की विधानसभा में माननीय टीकाराम जूली साहब,
जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के तमाम सम्मानित पदाधिकारी, हालात अच्छे नहीं है। आज 75 साल बाद में देश का संविधान खतरे में है। वो संविधान जो एक गरीब परिवार से निकला, एक भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर उस भारत का, जिसकी आबादी 140 करोड़ लोगों से ज्यादा है, आप कल्पना करो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वो खोज, इन्होंने हीरा देखा और अंबेडकर साहब को मौका दिया कि देश के तमाम, चाहे वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, इस देश में हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है। हम समानता वाले देश में रहना चाहते हैं, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा छूत नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं। ये कल्पना करी 1950 उसको लागू किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो 26 जनवरी 50 को काला दिवस मनाया था। आज जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अम्बेडकर जी के गुण गाते हैं, याद दिलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, संविधान को डराया था। आज आप कौन से मुंह से संविधान की बात करते हो? और सही कह रही थी ममता मुकेश, आज देश में अगर राहुल गांधी हमारे नेता, जो देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके कहते हैं ये लाल किताब नहीं, भारत की आत्मा है, ये देश उसके अनुसार चलेगा, तुम्हारी दादागिरी से नहीं चलेगा। किसी राज्य का अगर निर्वाचित विपक्ष के नेता अगर मंदिर में जाते हैं, वो भी भगवान राम के जन्मदिन पर, जो हमारे हृदय में बैठते हैं, सनातन धर्म के हमारे प्रवर्तक है, मेरा टीकाराम जूरी नेता प्रतिपक्ष चुना हुआ, अगर मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो बेशर्मी से कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, वो ज्ञानचंद आहूजा, वरिष्ठ नेता, पुराना विधायक, गंगाजल से होकर के देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? वो यही संदेश देना चाहते हैं क्या अम्बेडकर हमारे लिए नहीं है? कोई मनवादी प्रवृत्ति को वो आगे लाना चाहते हैं। ज्यादा बात तो इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता बैठे हैं, लेकिन मैं रंधावा साहब, टोकरा साहब, दिल्ली साहब, देश के संविधान की रक्षा के लिए, भाई भतीजावाद, ऊंच नीच, तगड़ा पिछड़ा को रोकने के लिए मेरे जयपुर शहर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। और राहुल गांधी जी का कहा गया वो शब्द कि नफरत का बाजार नहीं, इस पे प्यार की दुकान खोलेंगे, और प्यार तो तभी होगा जब हम अम्बेडकर जी की शिक्षा पर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार तिवारी साहब, आपने सही कहा कि संविधान को आत्मसात करना और संविधान को ध्यान में रखना बड़े अलग काम है। जब हमारी सरकार 18 से 23 के बीच में बनी तो शिक्षा का अधिकार और उसकी गुणवत्ता की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जिसके अंदर प्रतिवर्ष हमने वादे किया कि सामाजिक शिक्षा पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी करेंगे, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, इंदिरा शहरी रोजगार काम हो, सामाजिक न्याय को लेकर ईडब्ल्यूएस को अगर आरक्षण देने का कोई काम किया तो हमारी और कांग्रेस की सरकार ने किया। सूचना का अधिकार और पारदर्शिता हमारी सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने। और संविधान दिवस 26 नवंबर को सभी सरकारी संस्थानों में मनाने का अगर कोई काम किया तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया। इसलिए संविधान के अनुरूप कौन काम करता है ये आप सबके सामने है। अगले वक्ता के तौर पे इस विचार संगोष्ठी के मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रामलाल मीणा जी, पूर्व विधायक प्रतापगढ़, वो पधारे और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। रामलाल मीणा जी।
आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी के इस विचार गोष्ठी में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रभारी रंधावा साहब और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जोली साहब, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व वर्तमान विधायक और सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले तो इस विचार संगोष्ठी के लिए अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और आज जो कुछ भी हमको मिला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से है। इनके संविधान के अंदर हर जाति धर्म वर्ग की का कल्याण कैसे हो उसको लेकर के सब समाहित किया गया था। लेकिन साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जो कृत्य किया है, टीकाराम जी जोड़ी साहब की पूजा के बाद में इन्होंने गंगाजल से उस मंदिर को धोने का जो काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उजागर हुआ है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव के समय कहती थी कि 400 पास हमें ला के दे दो, हम संविधान बदल के रख देंगे। लेकिन साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर एक ही बात करी कि देश के अंदर संविधान की रक्षा करनी है, देश के अंदर आम व्यक्ति की रक्षा करनी है, देश के अंदर हर गरीब मजदूर की रक्षा करनी है, तो भारत के संविधान को बचाना होगा। और देश की जनता ने भी करके दिखा दिया कि 400 पार की बात करने वाले वैसाखी के ऊपर आ गए। और उसके बाद में संसद के अंदर मोदी जी को भी संविधान को नतमस्तक होना पड़ा। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं। अभी तिवारी साहब कह रहे थे वास्तव में देश की स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले कांग्रेस साहब के कार्यकाल के बाद से जो काम किए हैं, उस काम से जनता त्राहिमाम पुकार रही है। हर जाति का वर्ग, हर जाति वर्ग, हर व्यक्ति परेशान है। धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात जो कर रहे हैं, हम सब राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं पुनः आप सभी को भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बाबा साहब ने जिस न्याय के सिद्धांत की संकल्पना की थी, वो न्याय का सिद्धांत सिर्फ कानूनी न्याय की बात नहीं की थी। ये न्याय का जो सिद्धांत एक समग्र न्याय के विचार की बात थी, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा इस देश के हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर नागरिक को जब तक ये अधिकार समान रूप से नहीं मिलेंगे, ये न्याय अधूरा रहेगा। आज जो एक फासिस्ट सरकार है, वो सरकार लोगों के इस न्याय का, इस अधिकार को कुचलने का लगातार काम कर रही है। आपने जो इस विचार के माध्यम से हमें प्रभावित किया, उसी प्रकार इस समग्र न्याय के सिद्धांत पे काम करने वाले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीडी कल्ला साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि बाबा साहब का समग्र न्याय का जो सिद्धांत हमें दिया, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को दिया, उसके ऊपर आप प्रकार से हमें अनुग्रहित करने का करते हैं डॉक्टर पीडी कल्ला साहब। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सम्मानीय सुखविंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे पीसीसी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंदजीत सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय टीकाराम जी जोली साहब, ममता जी, उपस्थित सभी विधायकगण, कांग्रेस के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, प्रेस के साथियों, मैं सबसे पहले संविधान मसविदा समिति के चेयरमैन रहे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और आज अथराराज माधुर साहब की भी जयंती है, जो हमारे वित्त मंत्री है, उनको भी स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। उनके मुख्य सिद्धांत ये थे
शिक्षित करो, सबको शिक्षित करो, ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके। ज्ञान जो है वो जल से भी बारीक है, जल से पतला ज्ञान, इसलिए वो सबको ज्ञानवान बनाना चाहते थे। और उनके सबसे पहली शिक्षा ये थी कि सबको शिक्षित बनाओ, लिटरेसी को लेके आओ। जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अंधेरे से प्रकाश की ओर आएगा, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और जो ज्ञानवान हो जाएगा तो उसको निश्चित रूप से स्थितियों को समझने में उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकेगा, वो समझकर काम करेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा सबको शिक्षित कराओ और उसके बाद संगठित हो। हमारे देश में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अनेक रजवाड़े थे, अनेक छोटे छोटी रियासतें थी, उन सबका एकीकरण जब होकर हमारा पूरा देश बना तो उस समय ये जरूरी था कि हम सभी के लिए काम करें और सब संगठित होकर काम करें। जैसे आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोगों ने मिलकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और पीढ़ी गुलामी से मुक्ति दिलाई। उसी प्रकार इस आजादी की रक्षा के लिए सब लोग संगठित होकर काम करें, तब जाकर के देश का निर्माण होगा। और उसके बाद संघर्ष करें। संघर्ष किसके लिए? संघर्ष इस बात का करें कि जहां कहीं ऊंच नीच हो रही हो, जहां कोई असमानता कर रहा हो और जहां कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा हो तो उसके बारे में हम मिलकर के आवाज उठाएं। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान निर्माण की सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले भारत के पहले राष्ट्रपति बने वो थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इसमें सदस्य बनाए गए और उनकी योग्यता को देखते हुए पंडित जवाहरलाल जी ने और राजेंद्र प्रसाद जी ने ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया। उनके अनुभव को देखते हुए, उनकी संविधान की एक तरीके से संरचना की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया और उन्होंने जो बातें रखी और खास तौर से उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो आरक्षण दिया उसका समर्थन निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने किया, जिसके कारण आज पूरे देश में एसटी और एसटी का रिजर्वेशन कायम है। ये बीजेपी के लोग जब इनका बस पड़ेगा निकले ना भले आज की तारीख में, ये मन से आरक्षण के खिलाफ है, ये आरक्षण को नहीं चाहते। लेकिन हम सब लोगों को इस बात के लिए संघर्ष करना है कि हमारे जितने भी एससी और एसटी के भाई हैं, इन लोगों की जिस तरीके से संविधान ने रक्षा की है, हम संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेके जाएं। अभी हमारे एआईसीसी के सेशन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3 बातें रखी खास तौर से संकल्प में संविधान की रक्षा करें, संविधान के लिए समर्पित होकर काम करें और उसके बाद संविधान के साथ कहीं छेड़छाड़ होती है तो हम संघर्ष करें। संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये 3 उद्देश्य हमारे एआईसीसी के लिए, इसके लिए हमको काम करना है। इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 3 सिद्धांत थे। समानता, सबको समान मानो, कहीं कोई सार्वजनिक संपत्ति का समान रूप से उपयोग करे और इसमें कहीं कोई दखल करता है तो सब मिलकर उसका प्रतिकार करें। सार्वजनिक संपत्ति का, सार्वजनिक स्थानों का और सार्वजनिक जितनी भी सुविधाएं हैं उनका समानता के आधार पर सब लोग उपयोग कर सके। और उसके बाद वो स्वतंत्रता की हानि थी, बोलने की स्वतंत्रता, हर तरीके से आदमी को आने जाने की और हर तरह की स्वतंत्रता। वोट में भी आपने देखा होगा सबको एक वोट का अधिकार, डेमोक्रेसी के वो पक्षधर थे और यही कारण है कि आज हमारा लोकतंत्र कायम है। हम संगठित होकर इस लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी ताकतें, बीजेपी के लोग हमेशा क्या करते हैं, कभी कुछ अभी आपने को टीकाराम जूली जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको मंदिर के लोगों ने बुलाया, इनका स्वागत किया,
अभिनंदन किया, इससे पूजा करवाई, और उसके बाद आप देख रहे हो कि बीजेपी के पूर्व एमएलए ने जिस तरीके का कृत्य किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मंदिरों का उपयोग सार्वजनिक रूप से सभी को करने का अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति इसमें दखल देगा तो कांग्रेस आगे आकर के उसका मुकाबला करेगी। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे ये सभी मजहब के लोगों के आस्था के केंद्र हैं, किंतु इनके उपयोग में कोई बाधा करता है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा करता है, तो संविधान हमारी रक्षा करता है। हम धर्मनिरपेक्ष देश के लोग हैं। धर्मनिरपेक्षता जो है सेकुलरिज्म, उसमें खास तौर से कहा गया है कि सबको अपने अपने मंदिर, अपने आस्था को मानने का, मस्जिद जाने का, कोई प्रेयर करे तो प्रेयर करने का सबको अधिकार है, और उस अधिकार में यदि कोई दखल करता है तो सरकार उसको अपना संरक्षण देगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया है, वो संविधान हर तरीके से धार्मिक आजादी की रक्षा करता है। धार्मिक आजादी को आज खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिन चिरागों से तासुब के धुएं उठते हो, उन चिरागों को बुझाओ तो उजाला होगा। आप देखो जगह जगह किस तरीके की बातें करते हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कभी कोई भाषा के नाम पर, जगह जगह ये लोग विवाद छेड़ रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी ठीक कहते हैं, संविधान की पुस्तक, संविधान के नियम हमारे साथ है, हम किसके साथ हैं, और संविधान की रक्षा के लिए सारी कांग्रेस रहेगी और देश के लोगों को है। मुझे अच्छा लगा कि गोविंद सिंह जी कह रहे थे कि मंडल के माध्यम से हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो मैं तो समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने संविधान की रक्षा के लिए अभियान चलाया है, इसको मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर चलाएंगे तो निश्चित रूप से संविधान के बारे में समझने की लोगों में एक जागरूकता आएगी, प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ साथ वो कहते थे बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब यह है कि सारी जातियों के लोग समता मूलक समाज के लोग हैं, इसलिए हम सब मिलकर समानता के साथ साथ हम सब समता मूलक समाज की संरचना करेंगे। इसलिए आइए हम धार्मिक स्वतंत्रता की, हमारी आजादी की, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए एक होकर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा से याद करता हूं, उनको वंदन करता हूं। मथुरलाल जी माथुर भी बहुत अच्छे हमारे वित्त मंत्री ने, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत अच्छे विकास के काम किए और उन्होंने हमेशा राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। इसलिए उनकी स्मृतियों को भी मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कन्ना साहब। आपने जिस संविधान की बात की, जब देश की संविधान सभा ने संविधान को आत्मसात किया, आत्मसात करने के बाद में जब डॉक्टर आम्बेडकर बाहर निकले तो जनसंघ के लोगों ने पूछा कि बाबा साहब इससे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा, लोकतंत्र से पैदा होगा। ये संविधान है। उस संविधान में कहा कि ये संविधान कैसे काम करेगा, कैसा होगा ये मेरा संविधान। उन्होंने कहा ये संविधान आने वाली सरकारों पर निर्भर करेगा, आने वाली सरकार इस संविधान को अनुरूप चलेगी या संविधान को कहीं पे इसके हनन करने का काम करेगी। आज जो सरकार बैठी है वो सरकार लगातार इस संविधान की प्रस्तावना पे हमले करती है और उसी हमले की एक कड़ी हमें राजस्थान में देखने को मिली। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के एक विधायक ने, वो एक व्यक्ति नहीं विचार है, और ये विचार पहली बार नहीं, जब 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चारदार तालाब में मंदिर परिसर में जब प्रवेश कर रहे थे, तभी भी इसी विचार ने उनको रोका था। और इसका संज्ञान मुझे मेरे भाई प्रशांत बेलवाजी ने एक प्रदर्शनी लगाई थी, उस प्रदर्शनी घर से दिखाई गई थी जिसमें बाबा साहब को रोका गया। आज एक सदी पूर्ण होने को जा रही है, 2027 आ रहा है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जिस संविधान की वजह से राजधानी की विधानसभा में बैठे, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से जब रोका गया,
तब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आदेश किया कि राजस्थान के कोने कोने पे इस फासिस्ट सोच का विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ में आक्रोश होना चाहिए। उस भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति को तो अपनी पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन मानस पटल से जब तक मानसिकता को नहीं निकालेंगे, इस संविधान की रक्षा की लड़ाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। और राजस्थान की 8 करोड़ जनता टीकाराम जूली के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है इस संविधान की रक्षा के लिए। ये एक व्यक्ति की नहीं, ये एक संविधान का अपमान है, ये कोई चोरी साहब का नहीं, संविधान पठन शक्तियों का अपमान है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस अवसर पे जो बाबा साहब ने एक सभी पूर्व यात्रा दिल्ली की, जिसको आज के समय में संविधान के द्वारा पठित शक्तियों के बावजूद झेलने को पड़ा, इससे जूली साहब पर आए और राजस्थान के 8 करोड़ जनता को संविधान की ताकत और एहसास से, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ में पूरे प्रदेश में आपके इस विचार को लेकर जन जन तक जाने का काम करेगा। आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए आज हमारे बीच मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, सम्मानीय हमारे सचेतक रफीक खान जी, विधायक जगत चौधरी जी, आमिर जी, पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला जी, पूर्व मंत्री भूपेश जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित सभी पत्रकार। आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब का इस देश के लोकतंत्र के अंदर जो योगदान वो हम भूल नहीं सकते। प्रशांत शर्मा जी मेरे साथ आगे आ रहे हैं। आज आजादी का अमृतकाल चल रहा है और देश के अंदर क्या हालात हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हम भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देख रहे हैं वो हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि वो पार्टी, वो विचारधारा, आरएसएस की सोच, जिसने पहले दिन जब इस देश का संविधान लागू हुआ और इस देश के संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए समानता का अधिकार दिया, उसी दिन इन आरएसएस के लोगों ने संविधान की पत्तियां जलाने का काम किया। ये सोच उसी दिन से इन लोगों के अंदर जिंदा है। हमें इस बात को सोचना चाहिए था कि वो लोग आज सत्ता के अंदर आ गए और देश के गृह मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा है, अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का लेता तो सांस पूछते कर जाती। उसी दिन हम लोगों को सोच लेना चाहिए था कि इस देश का गृह मंत्री इस बात की बात कर रहा है तो इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की विचारधारा क्या है। ये लोग लगातार संविधान का हमले कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि साहब किस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। अभी मेरे को पत्रकार साथियों ने पूछा कि साहब संविधान को कैसे कमजोर कर रहे हैं। देश की प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वो विश्व की रैंकिंग उसकी घट गई है। इस प्रकार से संविधान को कमजोर, कितने पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, आज वो जेलों के अंदर हैं। ये इस देश के संविधान को कमजोर करने की बात है। इस देश का संविधान चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो, सब लोगों को समानता का अधिकार देता है, सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। तो पत्रकारिता पर जिस प्रकार का हमला हो रहा है तो और किसी से पूछने की क्या जरूरत है। आज हम राजनीतिक लोग हैं, चुनाव से 6 महीने पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की एजेंसियां सक्रिय हो जाती है और नेताओं को डराने का, धमकाने का काम करती है। ये संविधान को कमजोर करने की बात है। देश के अंदर 193 जगह ईडी ने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की,
और चालान कितने में पेश हुआ? मात्र 2 लोगों में। ये देश के संविधान पे हमला है, ये संविधान को कमजोर करने की बात है। आज देश के अंदर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, क्या कोई वर्ग अपनी बात कहने की स्थिति में है? सरकारों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिनको जनता जानती नहीं थी, उनको बना के और सिर्फ अपने नियम लागू करवाने के लिए कि हाजी हाजी करते रहेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता के अंदर बैठा। ये संविधान के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान थे कि देश के अंदर आम जनता अपने वोट से लोकतंत्र के अंदर सरकारों को चुनेगी और चुनी हुई सरकारों के लोग इस्तीफे देकर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए, सरकार अल्पमत में आ जाए और दोबारा चुनाव हो। ये बाबा साहब के संविधान में नहीं लिखा था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, देश के कई जगह पे इन्होंने सरकारों को गिराने का काम किया, तो इस संविधान को कमजोर करने की तो बात है। आज क्या हालत है देश के आम आदमी? जो लोग कहते थे कि हम किसान की आमदनी दुगना करते हैं, आधी भी नहीं छोड़ी है। जो कहते थे हम युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे हर वर्ष, आज 45 वर्ष के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी है। जो ये कहते थे हम डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, आज 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल कर दिया है। जो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई उच्चतम स्तर पे। तो किस प्रकार की बात ये लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के कर रहे हैं? और अगर हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा, मैं बार बार ये कहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का सैनिक हूं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश में एक मजबूत लोकतंत्र दिया। आज हमारे पड़ोसी का जो देशों की हालत देख लो, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब जगह तख्ता पलट हो गए। लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जीता है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जीता है, जिसकी वजह से आज हमारा देश लोकतंत्र की एक अपने आप में मिसाल। मैं साथियों में कहना चाहूं, आज हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने मंदिर जाने के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने महिलाओं की बराबरी का हक देने के लिए आंदोलन किया। आज कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है कि गांव के अंदर, ढाणी के अंदर जो कांग्रेस की मूल भावना है, सभी बिरादरी, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ लेके चलने की, उसको साथ लेके चलने का हमें काम करना है। आज जो अंग्रेज जो काम करते थे, फूट डालो राज करो, आज वो नीति इन लोगों ने अपना ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें रही है, राजस्थान में रही, गुर्जर मेले लड़ा दिए, हरियाणा में रही, जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया, ये हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, पंजाब में सिख और नॉन सिख को लड़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र जाओगे तो मराठा गैर मराठा को लड़ाने की बात मिलेगी। मणिपुर चल रहा है 7.25 से, वहां भी बैठे कुकी समाज है, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम प्रण लें कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव, ढाणी ढाणी जाएगा और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीतियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी उसको बढ़ाने का हमने काम किया। बाबा साहब ने कहा शिक्षा के लिए, आज शिक्षा के अंदर जितना काम हुआ, आरटीई, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चों को स्कॉलरशिप, स्कूटी, कॉलेज तक की शिक्षा फ्री, लैपटॉप, ये राजस्थान में या कांग्रेस की सरकारों ने देश के अंदर देने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा की जो बात है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, सभी प्रकार के आरक्षण के अंदर उन लोगों की मदद करने का काम हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किया। इन लोगों ने किया। एक स्कीम बता देंगे जो इन्होंने की, आज पेंशन के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये हालत इन लोगों ने कर रही है। इसलिए साथियों, मजबूती से जुड़ जाए, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक अलग जगह, जिस प्रकार से हमारा संगठन आदरणीय अध्यक्ष ने और हमारे प्रभारी जी के मार्गदर्शन के अंदर मजबूत किया है। आज हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कार्य के अंदर लगेंगे तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और ऐसी ताकतें आज जो सत्ता के अंदर बैठ के संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है,
उनको घर भेजने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत आभार आदरणीय दूरी साहब, आपने सही कहा कि जनता के मुद्दों से भारतीय जनता को जो बांटने का काम करे, जो संविधान पे लगातार हमले करे, लेकिन आपकी अटूट जोड़ी ने राजस्थान की विधानसभा में और संसद की सड़कों पे इस विचार की सुरक्षा के लिए जो काम किया, अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उससे पहले मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। जो ना झुके ना डरे ईडी और सीबीआई से, जो ना झुके साजिशों के सामने, सच की मसाल को जलाए रखा अंधेरे जुल्म में, कलम सबक और सोच से जो इकबाल लिखता है, बाबा साहब को शब्दों से नहीं अपने आचरण में आत्मसात करता है। ऐसे हम सब के प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि आपने जिस प्रकार से संविधान की रक्षा के लिए जो मिलकर अलग जगाई है, आज राजस्थान में नहीं पूरे देश के लोग आपको उस नजर से देखें जो आपने अपनी कलम से बाबा साहब के जो दिखाए मार्ग के जो फैसले किए। आदरणीय श्री डोटासरा साहब हमें अपने विचार से अनुग्रहित करके और राजस्थान के कोने कोने पर उस प्रकार से अंधेरे के सामने लड़ सके, हमें अनुग्रहित करें। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। अमर रहे। हमारे प्रभारी जी हमारे साथ में आज इस बाबा साहब की जयंती के अवसर के ऊपर हमारे साथ में है। हमारा सौभाग्य है, हमें इनका मार्गदर्शन बराबर मिलता रहा है। आज देश में, पूरे देश में एक ही चर्चा है कि संविधान को, जिस संविधान को वर्षों की मेहनत से, अथक मेहनत से बाबा साहब ने बनाया, क्योंकि वो इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे, उस संविधान पे सवाल क्यों उठने लग गए हैं? संविधान पे सवाल इसलिए उठने लग गए हैं कि सोच के लोग जिन्होंने कभी न महात्मा गांधी जी को माना, न बाबा साहब को माना और न कभी संविधान में विश्वास किया, वो लोग आज किन्हीं कारणों से सत्ता के अंदर आ गए। और सत्ता के अंदर इसलिए आ गए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण इस देश को आजाद कराया, उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करना कम कर दिया, बंद सा कर दिया। उनकी जीवनी, उनका कार्य क्षेत्र, उनकी सोच को हमारी नई पीढ़ी ने एक तरीके से पढ़ना, समझना बंद कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से ये मान लिया कि संविधान बन गया, प्रजातंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया और हम ही लोग सत्ता में रहेंगे। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बाबा साहब के संविधान की चर्चा करना बंद कर दी, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना बंद कर दिया, उस पर संगोष्ठियां करना बंद कर दिया। और जिसके कारण से ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने कभी भी बाबा साहब के आदर्शों को नहीं माना, उनके जीवनी को नहीं पढ़ा और संविधान के ऊपर बार बार सवाल उठाने चालू कर दिए। आज हमने तय किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि पुनः वो जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं उसको वापस चालू करेंगे।
इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के दिन हम सब लोग आपस में चर्चा करके उनको पुनः अपने स्मरण में लाएंगे और उसको आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये दोबारा से ये कार्यक्रम हमने चालू किए हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग अच्छी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आए, नेता आए, विधायक आए, रंधावा साहब, जूली साहब और तमाम हमारे विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सब लोग आए। लेकिन आने के बाद में हमें क्या करना है इस विषय के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक बात आई कि संविधान को कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे नहीं माना जा रहा है। काफी हद तक जूली साहब ने अपनी बात में उस बात को रखा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बोलने की आजादी, बात रखने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी। और आज आप देख सकते हो कि देश की लोकसभा, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है, और राजस्थान की विधानसभाएं, विधान परिषदें, जहां पर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जाकर के जनता की बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, वहां पर उनको बोलने नहीं दिया जाता है। आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद भी वो किसी भी विषय के ऊपर अपनी बात नहीं रख सकते। जो लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के या लोकसभा अध्यक्ष के पद के ऊपर विराजमान होते हैं, वो जो कुर्सी भी दी गई है वो बाबा साहब के संविधान ने दी है। उसमें कानून, कायदे, व्यवस्थाएं, परंपराएं सब चीज है। लेकिन आज एक ऐसी सोच के लोग उस सत्ता में आ गए कि उन सारी की सारी मर्यादाएं भूल गए, संविधान को भूल गए, परंपराओं को भूल गए, नियमों को भूल गए, और एक हिटलरशाही, तानाशाही की सोच के साथ में जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा थी, उस सोच से प्रभावित होने वाले आरएसएस के लोग वहां पर बैठ करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और अगर इसके बावजूद भी हमारा खून नहीं खोलता है, अगर हम लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता अपने आप को कहलाते हैं, दम्भ भरते हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं, तो अब समय आ गया है उन सब लोगों को उठ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और इस फासिस्टवादी ताकतों का विरोध करके संविधान और लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। पूछते हैं कि हम कैसे संविधान को नहीं मानते हैं, ये हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर कानून बना हुआ है, भारत का कानून है, पंचायती राज कानून, 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज तक हुए कि नहीं हुए? जब से अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में कभी भी केवल कोरोना में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से आगे पीछे हुए, बाकी हमेशा हुए। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रदेश एक चुनाव, 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये क्या है? क्या आपका ड्राफ्ट है? क्या कानून है? क्या आपने कोई मीटिंग की, कोई कमेटी बनाई, कोई कानून पारित किया, कोई विधानसभा में चर्चा कराई, लोकसभा में चर्चा कराई? क्या कानून में अमेंडमेंट किया? मर्जी आ गई, 5-7 दिन को हो गए, प्रशासक लगा दो, और आगे जो दूसरे फेज के अंदर 12 महीने बाद में चुनाव होने वाले हैं, तब तक चुनाव मत कराओ और दोनों को मिलाकर के एक साथ करा दो। क्या यही 1 स्टेट 1 इलेक्शन का कानून है?
क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए जिनके 6 महीने से 12 महीने हो जाएंगे? क्या संविधान हमारा इसकी इजाजत देता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? तो फिर क्या हो रहा है? ये कानून नहीं, ये संविधान को नहीं तोड़ रहे हैं क्या? ये संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? और फिर भी कोई बोलता नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। कुछ लोग इसलिए राजी हो गए कि हमारा 6 महीने 12 महीने का कार्यकाल बढ़ गया। अरे भाई, आपका 6 महीने 12 माह कार्यकाल बढ़ने में राजी मत हो, इतनी हिम्मत पैदा करो, अच्छे काम करो कि दोबारा 5 साल के लिए छोड़ करके आ जाओ। इस संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद में आप 12 महीने बाद में मध्य जब चुनाव कराओगे फिर ये विधानसभा का क्यों नहीं कराएंगे साहब? 7 साल 2 साल बढ़ा देंगे, 3 साल बढ़ा देंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्यों नहीं लगा देंगे? ये जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है। आज समानता का अधिकार संविधान में है। ये समानता का अधिकार है कि एक अपोजिशन पार्टी का लीडर अगर किसी मंदिर में जाए और इसलिए मंदिर को धोए जाए कि वो दलित है, क्या ये संविधान इजाजत देता है इनको? तो जब नहीं देता तो दही क्यों जमा हुआ है? हमारे मुख्यमंत्री के मुंह के अंदर दही क्यों जमा हुआ है? 3 दिन का नोटिस दिया, कारण बताओ क्या हुआ? 13 दिन बीत गए, कोई नोटिस का पता नहीं, क्या जवाब दिया? अगला कह रहा है मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी कर रही है कि हमने नोटिस दे दिया। कौन पूछता है तुम्हारे नोटिस को? तुम्हारी जो सोच है ये जो घटिया मानसिकता है तुम्हारी, और जो आरएसएस की पाठशाला में जो पढ़ करके आए हो कि समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल हिंदू मुस्लिम खेलो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, क्या यही इस संविधान के अंदर है? क्या इस संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है? तो जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ये किस प्रकार से किस तरह के एजेंडे की बातें करते हैं? देश की लोकसभा में 11 साल हो गए, एक ही बात आती है कि ऐसा कानून लाओ, ऐसी चर्चा कराओ, ऐसे भाषण दो जिससे केवल हिंदू मुस्लिम होता रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां सीखती रहे। क्या हमारे सब लोगों का धर्म नहीं बनता है? हमारा फर्ज नहीं बनता है? जिस हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए और संविधान को बनाने के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे दी, क्या वो ऊपर बैठ करके ये सोच रहे हैं कि हमने इसीलिए बनाया था? क्या इसीलिए देश को आजाद कराया था? इसीलिए हमने जान दी थी देश के लिए? हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। केवल मात्र गाड़ी के ऊपर नेम प्लेट लगा करके और किसी मीटिंग में आधे घंटे आकर के अपने आप को अगर हम नेता कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर हम इस संविधान और इस लोकतंत्र की अगर हमको रक्षा करनी है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उठ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इनकी गंदी मानसिकता को लोगों के बीच में उजागर करना पड़ेगा। संविधान की चर्चा गली गली में, गांव गांव में, ढाणी ढाणी में होनी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान दिया है, मैं प्रभारी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता लग करके इस राजस्थान के अंदर 3 महीने के अंदर गांव, ढाणी, वार्ड, मोहल्ला, गांव, वार्ड, शहर, नगर पालिका, पंचायत, सब जगह इस संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को झोंकने का काम करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो हमारे कदमों को मिलाकर के साथ से साथ चलेगा, इस
इस संविधान के बचाने के इस अभियान में वही हमारा नेता होगा, वही हमारा आने वाला कांग्रेस का कल का नेता होगा। केवल बातों से बातें नहीं चलती हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत भी समय रहते नहीं समझा, समय रहते अगर इनका विरोध नहीं किया गलत नीतियों का इनका, तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, आने वाला कल हमारा अच्छा नहीं होगा। आज क्या चल रहा है साहब राजस्थान के अंदर? 1.5 साल में पता लगा कोई कुछ हो रहा है क्या? मैं तो आज इस मौके में कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को कि आपने पार्टी से एक मुख्यमंत्री जी बना दिए। वो मुख्यमंत्री जी तो केवल और केवल देव दर्शन के लिए रख दो और दूसरा मुख्यमंत्री काम के लिए चुन दो, क्योंकि आपको जनता ने मैंडेट दिया काम करने के लिए। इस मुख्यमंत्री से काम नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोग हैं, उनकी कमेटी बना करके मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। परिसीमन के नाम से केवल जाति धर्म संप्रदाय के आधार के ऊपर वार्ड और पंचायतों का गठन करते हैं। अगर इसका विरोध हमने समय रहते नहीं किया तो हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी हमको माफ नहीं करेगी। ये करने की आवश्यकता है। एक मुंह से शब्द बोला मुख्यमंत्री ने कभी कि टीकाराम जूली जी के लिए जिस मानसिकता से ज्ञानदेव आहूजा ने जो गलत कार्य किया, संवैधानिक कार्य किया, उसके लिए मैं उसकी निंदा करता हूं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न और जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके लिए अपमानजनक टिप्पणी की, इनके मुंह में दही जम गया। बात करने के बावजूद, समझौता करने के बावजूद ये जूली साहब और रवि जी बैठे, मुख्यमंत्री ने कहा उस मंत्री की तरफ से मैं माफी मांगूंगा। आज तक एक वर्ड नहीं बोला, खेद भी प्रकट नहीं किया। ये लोग सच्चे नहीं हैं, इसलिए हमको समझना पड़ेगा। आज कोई पानी की व्यवस्था की बात करता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि लानत हो हमारी सरकार के ऊपर कि पानी का पैसा खा गए, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, प्यासे मर रहे, और उसके बावजूद एक एक्सीएम को सस्पेंड एपीओ करके या सस्पेंड करके किसी कर ले, तो ऐसी निकम में सरकार धिक्कार है उस सरकार। ये बात गांव में जाके कहनी पड़ेगी, जनता के साथ में अपने को कंधे से कंधे मिला करके उनकी आवाज बनना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस के लोग उसकी आवाज नहीं बढ़ेंगे तो फिर कौन बनेगा? किस मुंह से हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, किस मुंह से हम महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं? अगर हम महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के संविधान की बात अगर हम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हर वो कार्यकर्ता लोगों में जाकर के इनकी गलत नीतियों का विरोध करेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को झोंक देगा। ये अगर काम हमने कर लिया तो इनके चाहते कि भाई साहब पैर दीजिए कि पैर में बता देता हूं। ये सरकार टिकने वाली नहीं है। सही कहा जूली साहब ने, सरकारें तोड़ देते हैं, कोई बोलते नहीं। किस बात का डर आपको? जेल जाने का? अरे फांसी पे भगत सिंह जैसे दीवाने तो जेल छोड़ो, आप फांसी पे चढ़ गए इस देश के लिए, और आप और हम हमारे आने वाले कल के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए अगर थोड़ी भी मेहनत और थोड़ा भी साहस नहीं रख सकते तो हमें अपने आप को कांग्रेसी कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी को नाजायज राजस्थान में जेल भेजने का काम करेंगे तो गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली सबसे आगे आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हमें कल परसों कहा कि हम आपके घर आकर के आपके बयान लेना चाहते हैं। मुकदमे में कोटा में हमने धरना प्रदर्शन किया था। मैंने कहा नहीं, तुम्हें जरूरत है तो हम तुम्हारे घर पे आते हैं, तुम्हारे ऑफिस में आते हैं,
तुम गिरफ्तार करो, दिखाओ तुम गिरफ्तार कैसे करते हो। तो ये बात अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ही उनको घर बुला करके चाय पिला देते, कॉफी पिला देते, तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाता। और मैंने तो वहां भी मीडिया में कहा था, आज भी कर रहा हूं, कि जिस किसी का भी आपराधिक प्रकरण हो, जिस किसी पे भी कोई भी गलत काम में लिप्त हो, वो चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ आप काम कीजिए। लेकिन राजनीतिक दुर्भावनाओं से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ इस या केंद्र की सरकार ने आंख भी उठा ली, तो अमीर से ही बजा देने लेना पड़ेगा, कॉल लेना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हमने इनको काम दिया है प्रभारी जी कि मंडल की बैठक कीजिए, ब्लॉक की बैठक कीजिए, और जो 3 महीने लगातार बैठक में जो पदाधिकारी नहीं आए, उसको आराम करने की आवश्यकता है, उसकी जगह दूसरे पदाधिकारी आ जाए। और हम करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद अलग तमाम का हम पे आशीर्वाद है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आगे लाइए। मैं अभी देख रहा था इनके व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया कि मुझे अभी काम नहीं दिया। चिंता मत करो, बिना व्हाट्सएप कॉल करके बुला लूंगा, काम भी देंगे। और मई जून की गर्मी में गांव में लोगों के बीच में जाकर के अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये पूछेगा कि देखो आपके पानी आ रहा है कि नहीं, आपके तकलीफ है, आपके बीमार हो, आपका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं लिख के दे रहा हूं। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, आने वाला कोई भी चुनाव केवल और केवल कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। लेकिन ये चीजें करनी पड़ेगी। केवल रस्म अदायगी वाला काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हो गया रस्म अदायगी, और इस रस्म अदायगी ने हमें 50 तक पहुंचा दिया देश में। अभी 100 के लगभग हैं हम। हमें अगर देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी जो सच्चा लीडर ईमानदार है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो सबको लीडरता के साथ में लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करना पड़ेगा। मैं मेरे तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कॉल हो, आप लोग ईमानदारी के साथ में उस मिशन के अंदर जुट जाइए। आपको भी फल मिलेगा, कांग्रेस भी वापस आएगी, और ये संविधान भी बचेगा, ये लोकतंत्र भी बचेगा, और एक बेईमान की छुट्टी की होगी बेईमान। कल मैंने सुना पंजाब के अंदर जो हमारे वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से 50 ग्रेनेड आए और 32 पता नहीं कहां 18 को छोड़ दिए बताए। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि वो बताओ 32 कहां है। सड़क से डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को। मैं कहना चाहता हूं रंधावा साहब, मैं कल आपके विचार सुन रहा था। आप जो ही पंजाब जाएंगे, सारे कांग्रेस के नेता उस भाषा में बात करें कि आप में हिम्मत है तो आप सबको गिरफ्तार करो। अगर ऐसा हम सब लोग करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे, तो इनकी मूर्ति बंद हो जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आज के दिन पर हम लोगों को, कांग्रेस के तमाम लोगों को इस संकल्प लेना है कि हम इस बाबा साहब ने जो अथक मेहनत से जो संविधान का निर्माण किया, और संविधान में जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको ऊपर कैसे लाएं, इस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। इसलिए हम सबको जहां भी आवश्यकता हो, जहां भी लगे कि ये शोषण कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वहां पर वही खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करें।
अगर हम लोग खड़े होंगे एक साथ तो पता ही नहीं चलेगा। इनके तो पावर सीज हो गए, मुख्यमंत्री ने तो दिल्ली वालों ने कर लिए, और मंत्रियों के पावर सीज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कर लिए। जो मंत्रियों को बैठक लेनी है वो तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, कि कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक व्यवस्था है कि वो संवैधानिक पोस्ट होती है। अब आप बताओ, तो मंत्रियों का काम तो राज्यपाल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बैठे बैठे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। किस बात की समीक्षा कर रहे हो? एक बार इस बात की समीक्षा दिल्ली को कर लेनी चाहिए कि हमारी पर्ची सही थी या हमसे गलती होगी, इस प्रदेश का तो भला हो जाए। आप सब लोग आए, बाबा साहब को हम पूरा नमन करते हैं। सब लोगों ने, 5-7 नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन हम लोग मौका देंगे आपको, 1-2 दिन में कार्यक्रम दे देंगे। शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम बन सकता है। हमारे प्रभारी जी से हम आग्रह करेंगे कि संगठन के तमाम लोगों के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हो, और फिर उसके बाद में जो AICC ने हमें जय संविधान जय भीम का जो हमें कार्यक्रम दिया है, उसको आप सब लोगों को साथ देते हुए हम गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, शहर सब में ले जा करके लोगों को इनकी ओछी मानसिकता, संविधान विरोधी मानसिकता, फूट डालो राज करो की मानसिकता के बारे में बताएं। और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस देश के लिए किया है, इस बात का हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता है। वो काम आप और हम सब लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, इस संगोष्ठी को आपने सार्थक किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ही आग्रह कर दूं, आसिफ भाई, या आपका अधिकार मैं क्यों छीनूं? फिर कहेंगे संविधान में जो दिया हुआ है वो संविधान में रहना चाहिए। तो आसिफ भाई को मैं माइक देता हूं, मैं अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करके यही बुलाएगा, क्योंकि देखो ये किसी को भी बुलाने से पहले 5 मिनट उसकी भूमिका जरूर मानता है। तो इसका ये अधिकार खत्म हो जाएगा तो मेरे पे फिर होना आएगा। इसलिए मैं आसिफ भाई को माइक देता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद। धन्यवाद। आपके हर संदेश को, हर विचार को कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जनता तक लेके जाएगा, आपका आदेश हमारे लिए सिरोधारी, और ये ना हमारे लिए सिर्फ आदेश नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आगे उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, उनको शब्दों के माध्यम से मैं उनके लिए कुछ कहूँ, ये संभव होगा, लेकिन एक बात जो दिल से अपने आप निकलती है, जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जब राजस्थान की धरा पे जब उनका पहला आगमन हुआ, तब राजस्थान को सांप्रदायिक ताकतें इस नफरत की आग में झुलसाना चाह रही थी। अलग अलग जिलों में सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उस समय आपके पांव हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से राजस्थान की धरा पे राजस्थान की 36 बिरादरी के साथ में, हर मजहब के साथ में जो मिलकर चले, वो कहीं न कहीं हमें ये संदेश देता है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जहां पे सब जगह आपने शीश सुहा के इस गंगाजमुनी तहजीब और संविधान की संस्कृति को आत्मसात करके, और हम सबको जिस प्रकार से एक संदेश दिया जिसमें ना जाति का भेद हो, ना धर्म की दीवार हो, जहां पे समानता और हक की आवाज को जिंदा रखने का साहस हो, जो न्याय और इंसानियत की ईगो को जलाए रखे, जो नफरती बाजार में मोहब्बत की दुकान को सजाए रखे, लेकिन तर्क वैचारिक लड़ाई को राजस्थान की धरा में जिंदा रखे, ऐसे हमारे प्रभारी आदरणीय सुखचंद्र जी रंधावा साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस विचार संगोष्ठी के अवसर पे हमें ऐसी पूरे ताकत और संदेश के माध्यम से दें कि इस हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है, और इस वैचारिक लड़ाई को और किस प्रकार से देख करें। परम श्रद्धेय सुखचंद्र सिंह रंधावा साहब। जी, कला जी, विजयलाल जी, रफीक जी, अमीर जी,
और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे। आज हम बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जी की जो उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया और जो संविधान के लिए उन्हें एक मार्गदर्शक बनकर हमारा संविधान बनाया। तो जैसे बीजेपी वाले आप उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको बचाने के लिए, उनको याद करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए। अध्यक्ष जी और जूली जी ने बहुत विस्तार से बता दिया। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब तक कांग्रेस का एक एक वर्कर के आखिरी खून का कतरा उसमें, आखिरी खून का कतरा उसमें है, संविधान को कोई नहीं बदल। मैं बीजेपी वाले जब संविधान की बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि जब मजाक करते हैं। एक भी पूरे पार्लियामेंट में बीजेपी का लीडर कोई ये नहीं उठकर कह सकता कि मेरे बाप दादा ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। कांग्रेस के सभी उठकर कह सकते हैं कि मेरा दादा था, मेरा नाना था, मेरा परनाना था, जिसने देश की आजादी के लिए आपने अपना खून दिया। तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि सरदार पटेल ने सबसे पहले अगर आरएसएस के ऊपर बैन लगाया तो सरदार पटेल ने लगाया। देशभक्ति किसमें है? देशभक्ति आप लोगों में है। जब हम भगवान राम के मंदिर में अगर जूली जी जाएंगे तो हम कहते हैं गंगा जल से धोने नहीं, तो बेलनी के पेड़ राम जी ने खाए थे, उसको कैसे ठीक करोगे? उसके लिए मोदी जी आप हिस्ट्री को याद रखो। जब भगत नामदेव का महाराष्ट्र में वो मंदिर में गए तो उनको कहा गया कि आपके पांव मंदिर की तरफ हैं, तो उन्होंने कहा जिस तरफ भगवान ने मेरे पांव को उस तरफ कहा। गुरु नानक जी के मक्का में उन्होंने कहा कि आपके पांव मक्का की तरफ हैं, अल्लाह की तरफ है। उन्होंने कहा जहां अल्लाह नहीं है मेरे को वहां भी। बीजेपी वाले धर्म की राजनीति तो कर सकते हैं पर धर्म को बांध नहीं सकते। बड़ा दुख कि देश आजाद हुआ उसमें मुसलमान की कोई काम नहीं, उसमें एससी भी कोई काम नहीं, जनरल कास्ट पर भी काम नहीं। तो उनका काम था कि हमने देश को आजाद करना। अब जब हम बात करते हैं 23 करोड़ मुसलमान इंडिया में हैं, क्या उनका तो देश अलग पड़ गया था? पर उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में जहां हमारी जन्मभूमि हम वहां रहते। कैसी बातें करेंगे बीजेपी देश को खत्म करें? अध्यक्ष जी मेरे को एक बात कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और मजबूत रहे। आप मेरे को बैठे कह रहे थे कि इतने कभी कांग्रेस इकट्ठे नहीं होती, जब दूसरी मीटिंग गायब होगी इससे 3 गुना और बढ़ रहा है। जब बरकत को क्या चाहिए? उसको इज्जत मान चाहिए। अगर उसका तो वर्कर कभी कुछ नहीं चाहता, तो जब तक कि मेरा लीडर मेरे को अच्छी तरह से मिल
लीडर भी उतनी देर है जब तक आप उसके साथ हो। जब आप बोलोगे तो लीडर खत्म हो गए। ये कांग्रेस ही कहती है कि हम हैं तो कांग्रेस है। मैं पंजाब में भी यही कहता हूं कि कांग्रेस है तो सुखविंदर सिंह रंधावा है, अगर कांग्रेस नहीं है तो कोई भी नहीं। ये हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि संविधान जिन्होंने बनाया उनकी रक्षा करनी वो आप लोगों का काम है, हमारा काम। ये संविधान हमारे खून से बना, ये बीजेपी का नहीं है, ये पूरे देश का संविधान है जिसकी आप रक्षा करें। मेरे को एक समझ नहीं आती कि जब इन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यार जब गुरु नानक देव की सुल्तानपुर लोधी में जब प्रकट हुई, पहला उनका जब नदी में नहाने के लिए गए, 3 दिन के बाद वो बाहर आए तो उन्होंने एक कहा था, ना को हिंदू ना मुसलमान, कि ना हिंदू है कोई और ना मुसलमान है, सब भगवान के परमात्मा के। तो जब आदमी पैदा होता तो उसको ये तो पता होता कि किस धर्म से, बाद में उसने फर्क किया जाता है। तो ये बीजेपी वाले उस काम में ठीक है, लोगों को गुमराह कर दिया। आप एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। पहले देश को आजाद करवाया था, आप जो धर्म को बांटने के लिए तुल हैं उनसे आजाद करवाना पड़ेगा। मेरे को तो पता है कि ऐसी कौन है और जनरल बना, मेरे ख्याल में मैंने अपने गांव में जब छोटा था तो जो हमारे ट्रैक्टर का ड्राइवर था, मैं उसके कंधे पर बैठकर खेलता रहा हूं और उसकी रोटी से रोटी लेकर खाता। तो मैं उसको कैसे पूछाऊंगा महेंद्र सिंह को, उनके परिवार समझ नहीं आया कि कहां से बीजेपी वाले देश को खत्म करने के लिए कहते हैं एक वन नेशन वन इलेक्शन। पहले ये तो बोल दो कि हम सेक्युलर स्टेट है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है हिंदुस्तान, हमारा जो गुरु नानक साहब ने तो 500 साढ़े 500 साल पहले ही जब बाबर को कहा था, अब मेरे को पूरा याद नहीं है, वो टाइम हिंदुस्तान कहा था कि आप हिंदुस्तान को बाबर आप खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी पर आज बात कर रहे हैं। मोदी साहब, आप 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का नींव पत्थर रखकर आज फाउंडेशन स्टोन जो पाकिस्तान के रास्ता खुला है, लगभग 550 साल पहले बाबे नानक ने बाल संगत और कांग्रेस का वो लगाई थी कि एक कांग्रेस में बैठकर सभी खाना खाएंगे, कोई ऊंच नीच नहीं है, आप तो ना कोई नीच है ना कोई ऊंची जाति का, सब बराबर है। तो वहां जाकर भी इनको पता नहीं चला कि हमारे गुरु पीरों का क्या संदेश है। मैं अध्यक्ष जी, देखिए आप पूरी जात सभी, पता नहीं मेरी कोई एक समझ नहीं आई कि अलवर में ऐसी कौन सी बात है, कभी मंदिर को थोड़े चट को चल पड़ते हैं। तो पिछली पार्लियामेंट की इलेक्शन में एक ने उत्तर पता नहीं कौन था, वो बालकनाथ की मीटिंग में कह रहा था कि मुसलमान और सिख जो हैं वो देश के लिए रसूल बन गए। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालकनाथ जी जो आपका वर्कर था
या आपकी पार्टी बीजेपी वाले ये सुन ले, 122 आदमियों को पूरे हिंदुस्तान में फांसी हुई थी, उसमें से 90 जो थी वो पंजाब के थे और सिख। हम झूठ नहीं है, हम देश को अपने खून से सींचा है। जब बैठे जब अपने रफीक की कमेटी 71 की बार में अगर पंजाब बचा था तो मेजर हमीद ने पूरे पंजाब को बचाया था पाकिस्तान से। कैसी बात कर रहे हैं? अब हमें एक और क्रांति लानी पड़ेगी। पार्लियामेंट को क्यों चेंज किया? इतना बढ़िया पार्लियामेंट था उनके महामूर्ति थी बाबा साहब की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की, लाला लाजपत राय की, सब खत्म करके इन्होंने देश का फिर हिंदुस्तान का सिद्धांत बदल दिया कि हम अपने बच्चों को दोस्त ने इन्होंने निकाल दिया, हम अपने बच्चों को समझाएं कि कांग्रेस ने क्या किया है। मेरे फादर एक बार बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, ज्ञानी ज्ञान सिंह और इंदिरा जी ने 71 में इनकी पेंशन लगा दी थी देशभक्तों की, तो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आपकी पेंशन लगानी है। बिल्कुल मैं पेंशन नहीं दूंगा, मेरे को उसका ये नहीं पता था कि मेरा देश आजाद होगा। मैंने इसकी आजादी के लिए काम किया कि मेरे बुजुर्ग जो हैं वो आजादी के आनंद मान, तो मैं आजादी का रोजाना नहीं लूंगा कि आजादी के लिए मेरे को पेंशन लग गया। मैंने देश के लिए काम किया है, मैंने पेंशन के लिए देश को आजाद नहीं किया। ये जज्बा तो मैं बातें इसकी कह रहा हूं, कांग्रेसियों आप पंजाब और राजस्थान में बहुत फर्क है। बहुत लोगों ने राजस्थान से देश के लिए कुर्बानियां दी, तो आज भी मैं जब मिलता हूं, मेरे को जो कांग्रेस की बात करता है वो अच्छा लगता है, जो पैसे की बात करता है वो अच्छा लगता है। मेरा दादी बता रहे थे कि मेरे पिताजी इतनी देर से कांग्रेस में थे और उनकी बातें जो मैंने सुनी, एक कांग्रेस के लिए सच बोलना बहुत मुझे, जो कांग्रेस के वो झूठ नहीं बोल सकता और वो सच भी बोल सकता। ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। हमें देश को, राहुल गांधी जी आपने कहा कि हमारे नेता हैं, बिल्कुल वो लीडर हैं, पर राहुल गांधी बीजेपी जैसा पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत फर्क होता है। पॉलिटिशियन में किसी के साथ झूठ बोल सकता है, किसी को गलत बात कर सकता है, लीडर कभी गलत बात नहीं कहता, वो कहता मैं अपने देश के लिए काम करता। हमें राहुल गांधी जी जो बातें उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने अपने देश को बचाना, अपने संविधान को बचाना। कई लोग कह देते हैं कि वो संविधान की काफी ठाकर पहुंचते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको संविधान का उनको दिखाई दे रहा है कि संविधान खतरे में आए तो बचाना करते हैं। अगर संविधान खतरे में आ गया तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में आ गया। हमने देश को इकट्ठा जोड़ी जी, और आप दोनों कांग्रेस के वर्कर को जितना सम्मान दोगे उतनी कांग्रेस राजस्थान में और आगे। एक मैं और बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई मेरे को व्हाट्सएप डालना बंद करो कि मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दो, मेरे को वो बना दो। मैं उसको बनाऊंगा जो काम कांग्रेस के लिए करेगा। आप तो
वो काम रेवड़ी बांट करना खत्म। अब तो वही आएगा जो कांग्रेस के लिए काम करेगा। हमारे पास पकड़ 200 के 300 के 400 है अध्यक्ष जी, वो कर एनालिसिस करो कि उनमें से कितनी लाइबिलिटी है, कितनी एसेट है, जितनी लाइबिलिटी उनको लगा। हमारे पास 5 रह गए, हमें 500 की जरूरत नहीं है। हम 5 रह जाएंगे तो कांग्रेस को आगे लेकर चलेंगे। जब महात्मा गांधी आजादी के लिए बुरे तो कितने थे, बाद में कांग्रेस हो। हम फिर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्सेस बंद किए, पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हो गया। जब बैंक नेशनलाइज किए, सभी ने विरोध किया, हर कंट्री ने विरोध किया, और हिंदुस्तान का जो गरीब था वो इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हो। आप अडानी को तो लोन मिल जाता है, गरीब को मिलने के लिए बहुत पेपर देखने पड़ते। वो कांग्रेस ही खत्म करेगी, अडानी में गरीब को लोन मिलेगा। तो आज बाबा साहब को याद करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और एक अपने उनका मैसेज लेकर जाना चाहिए कि हमें संविधान को बचाना। संविधान तभी बचेगा अगर कांग्रेस मजबूत होगी, संविधान तभी बचेगा अगर आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में कांग्रेस मेजॉरिटी में होगी और संविधान को हम आगे लेकर जाएंगे। हम संविधान को ऐसे जैसे वो कर रहे हैं वो नहीं होने देंगे। जो बिल जो किसानों के अगेंस्ट, जो मुस्लिमों के अगेंस्ट, हर वो चीज लेकर आ रहे हैं जिससे देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। हम देश को एक मुक्त रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साहब, हमारे तमाम जो वक्ताओं ने हमें